हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 की डिस्कस करेंगे, जिसमें हम करेंगे आज डिस्कस चैप्टर 4। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, इसके अलावा केवीएस या एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फ्रेंड्स, देखिए जो चैप्टर 4 है इसका नाम है आरंभिक नगर, यानी कि जो आरंभिक नगर थे उनके बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस चैप्टर में जो पहला पॉइंट है वो है हड़प्पा की कहानी, और आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हड़प्पा के जो नगर थे, हड़प्पा के जो नगर हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर पहली लाइन है कि लगभग 150 साल पहले, यानी कि अब से 150 साल पहले की बात हो रही है, जब क्या हुआ था कि पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। जी हाँ फ्रेंड्स, 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है कि ये उस समय की बात है जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही देश था। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पर कि जो पंजाब राज्य है वो भारत में भी पड़ता है और वो पाकिस्तान में भी पड़ता है। तो उस समय एक ही पंजाब था। तो जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो क्या हुआ कि इस काम में जो इंजीनियर लगे हुए थे उनको क्या मिला, अचानक से हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि कहाँ पड़ता है, अभी पड़ता है आधुनिक पाकिस्तान में, यानी कि हड़प्पा पुरास्थल आधुनिक पाकिस्तान में है। तो जब लोगों को वो जो इंजीनियर लगे हुए थे उस काम में, जब उनको वो खंडर मिला तो उन्होंने क्या सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से हमें अच्छी ईंटें मिल सकती हैं। तो इस तरीके से ऐसा सोचकर उन्होंने क्या किया कि हड़प्पा के जो खंडर थे वहाँ से वे हज़ारों ईंटें उखाड़ ले गए और उनसे उन्होंने क्या कर दिया, रेलवे लाइन बिछा ली। इससे क्या हुआ कि बहुत सी जो इमारतें थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो थी 150 वर्ष पूर्व की बात। अब करते हैं 80 साल पहले की बात, कि 150 साल पहले से अब आ जाते हैं 80 साल पे। तो 80 साल पहले क्या हुआ, पुरातत्वविदों ने क्या किया, इस स्थल को, यानी कि जो हड़प्पा का पूरा स्थल था, इसे ढूंढा और उन्हें तब क्या पता लगा कि ये जो खंडर है ये वास्तव में क्या है, इस उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है, कि 80 वर्ष पहले जो पुरातत्वविद थे उन्होंने खुदाई की और खुदाई में उन्हें ये स्थल मिला और उन्हें क्या पता लगा कि ये खंडर सबसे पुराने शहरों में से एक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो हड़प्पा का जो स्थल था, इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसलिए क्या हुआ कि बाद में जो इस तरीके के पुरास्थल मिले और जो भी इमारतें मिली या जो भी चीज़ें मिली, उन्हें क्या, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। हड़प्पा सभ्यता की इसलिए क्योंकि जो हड़प्पा पुरास्थल था उसकी खोज सबसे पहले हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो शहर हैं, इन शहरों का निर्माण अब से लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए खोज कब हुई है, वैसे तो हुई थी 150 वर्ष पूर्व, लेकिन उस समय क्या था पता नहीं था। लेकिन अब से 80 वर्ष पूर्व इन स्थलों का पता लगा और इन शहरों का जो निर्माण था वो हुआ था 4700 वर्ष पूर्व। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए ये जो नगर है ये आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में, यानी कि देखिए ये जो स्थल हैं ये दोनों जगह पड़ते हैं, पाकिस्तान में भी और भारत में भी। तो पाकिस्तान के तो पंजाब और सिंध प्रांत में। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में हड़प्पा पुरास्थल के जो नगर हैं वो मिले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हड़प्पा के नगर हैं इनकी विशेषताएं क्या थी, इनके जो नगर थे इनकी खास बात क्या थी, ये हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए जो हड़प्पा के नगर थे उनको 2 हिस्सों में या 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, यानी कि हड़प्पा के जो नगर हैं उन्हें सबसे पहले क्या किया जाएगा, 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है। उसके बाद 2 हिस्से कौन से, एक तो पूर्वी हिस्सा और दूसरा पश्चिमी हिस्सा। अब देखिए जो
पश्चिमी भाग था वो कैसा था, छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। यानी कि कोई भी नगर है उसके दो हिस्से थे, हड़प्पा के जो नगर हैं उनके दो हिस्से हैं, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी भाग छोटा है और ऊंचाई पर है, पूर्वी भाग बड़ा है लेकिन क्या है, निचले इलाके में है। अब देखिए जो ऊंचाई वाला भाग है उसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा है, यहाँ पर नगर दुर्ग, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। फ्रेंड्स आपको ये दो वर्ड याद रखने हैं, ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। किसने, पुरातत्वविदों ने। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो दोनों हिस्से थे नगर के, उन दोनों हिस्सों की जो चार दीवारियां थीं वो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। ठीक है, यानी कि उस समय के जो नगर थे वहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। इसके अलावा नगर दुर्ग जो था उसमें कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, यानी कि जो पश्चिमी हिस्सा था नगर दुर्ग का और जो ऊंचाई पर था उसमें कुछ खास इमारतें थी, जैसे कि मोहनजोदड़ो में खास स्नानागार बनाया गया था, खास एक तालाब था जिसे पुरातत्वविदों ने ही महान स्नानागार कहा है। ठीक है, यानी कि एक बड़ा सा तालाब है और इसे पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है, महान स्नानागार। और ये महान स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसकी कुछ विशेषताएं जान लेते हैं महान स्नानागार की। तो ये जो स्नानागार था यानी कि एक बाथरूम टाइप का था, तो एक तालाब टाइप का था नहाने के लिए। इसमें क्या था, पानी का रिसाव रोकने के लिए, यानी कि पानी के रिसाव को रोकने के लिए क्या है, प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसके अलावा इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई थी। इसके चारों ओर कमरे बने हुए थे और इसमें भरने के लिए जो पानी था वो कुएं से निकाला जाता था। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये विशिष्ट नागरिकों के लिए विशेष अवसरों पर स्नान के लिए बनाया गया होगा। तो ये थी उस स्नानागार की कुछ खास विशेषताएं। और ऐसा कहा जाता है कि उपयोग के बाद इसके पानी को निकाल दिया जाता था, यानी कि इसे खाली कर दिया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और अन्य शहरों की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अब देखिए ये जो अगला शहर है वो है कालीबंगा और लोथल। तो देखिए जो कालीबंगा और लोथल है उन नगरों में क्या मिला है, अग्निकुंड मिले हैं। यानी कि कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों से क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, यानी कि जो अग्निकुंड हैं वो यज्ञ के लिए उपयोग लाए जाते होंगे। इसके अलावा कुछ नगर हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। यहाँ पर क्या मिले हैं, बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं जहाँ पर शायद चीज़ों का भंडारण किया जाता होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ के जो नगर हैं हड़प्पा सभ्यता के, इनके भवन, नाले और सड़कों के विषय में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ के जो घर होते थे वो घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। यानी कि घर कैसे होंगे, हड़प्पा सभ्यता के 1 या 2 मंजिल होंगे। इसके अलावा जो घर का आंगन होता था उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक स्नान घर यानी कि बाथरूम होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, यानी कि सब घरों में कुएं ना होकर कुछ ही घरों में कुएं होते थे। और एक बाथरूम होगा और एक आंगन होगा जिसके चारों तरफ कमरे बनाए जाएंगे। और घर कैसे होंगे, 1 या 2 मंजिल। इसके अलावा जो नगर थे, नगरों में क्या था, ढके हुए नाले बनाए जाते थे। यानी कि बड़े बड़े नाले थे जो कैसे होते थे, ढके हुए होते थे और इनसे घरों की नालियों को जोड़ दिया जाता था। इसके अलावा नालों के ढके होने के कारण इनमें मेन होल बनाए जाते थे, जिनसे क्या होता था, इनकी समय समय पर देखभाल और सफाई की जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो थी घरों की बात और नालों की बात। अब यहाँ का जो नगरीय जीवन है उसके विषय में थोड़ा सा अब हम जान लेते हैं। तो देखिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो हड़प्पा के नगर होंगे उनमें बड़ी हलचल रहा करती होगी। और ये भी माना जाता है कि यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतों की योजना बनाने में जुटे रहते थे। और
मतलब जो लोग नगरों की खास इमारतों की योजना बनाने में जुटे रहते थे, उनको यहाँ के शासक शायद माना गया है, कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो यहाँ के शासक रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ के जो नगर थे उनमें लिपिक भी होते थे, और इन लिपिकों का क्या काम होता था? इन लिपिकों का काम होता होगा मोहरों पर लिखने का। और देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है ये अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे, लेकिन शायद हो सकता है वो किसी वजह से बच नहीं पाई हों। अब देखिए, ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ के जो शासक थे वो लोगों को दूर भेज कर वहाँ से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो शासक होंगे वो इन सारी चीज़ों के काफ़ी शौकीन रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ के जो नगर थे उनमें शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों में या किसी खास उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। ठीक है, तो और ऐसा भी माना जाता है कि इस समय के जो लोग होंगे वो यात्राएं करते होंगे और वहाँ से अपने लिए उपयोगी वस्तुएं लेकर आते होंगे, और वहाँ के लोगों की संस्कृति और सभ्यता के बारे में भी थोड़ा बहुत वो लोग सीख पा रहे होंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अनुमान लगाई जाती हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ की खुदाई में काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, तो उनके हिसाब से जो पुरातत्वविद हैं वो कहते हैं, यानी कि जो पुरातत्वविद हैं वहाँ से उनको जो चीज़ें मिली हैं उनमें क्या क्या हैं? उनमें है, देखिए, पत्थर है, शंख हैं, इसके अलावा तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बहुत सारी चीज़ें बनी हुई मतलब वहाँ से प्राप्त हुई हैं। जैसे कि तांबे और कांसे के तो वहाँ से औजार और हथियार मिले हैं। इसके अलावा गहने बर्तन मिले हैं। इसके अलावा सोने और चांदी के गहने और बर्तन वहाँ से मिले हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं उनमें सबसे आकर्षक वस्तुएं हैं मन के बाट और फलक। देखिए, मन के बाट और फलक हैं जो कि काफ़ी आकर्षक हैं। और ये जो मनके थे, ये कई मनके, इनमें से कार्नेलियन एक पत्थर होता है, उससे काट कर और तराश कर बनाए गए थे, और इनके बीच में से छेद भी किए गए थे, जिससे क्या है कि इसमें धागा डालकर माला बनाई जा सके। अब आगे बढ़ते हैं और हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पत्थर की मोहरें बनाते थे, और इन मोहरों का आकार कैसा होता था? इन मोहरों का जो आकार था वो आयताकार होता था, और इन पर जानवरों के चित्र मिले हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आयताकार मोहर बनाते थे और उन पर जानवरों के चित्र मिले हैं। इसके अलावा ये लोग खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिन पर काले रंग से डिज़ाइन करते थे। यानी कि काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन भी हड़प्पा सभ्यता के नगरों से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर 7000 वर्ष पूर्व की बात बताई गई है कि संभवतः 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। यानी कि कपास की खेती के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से, क्योंकि मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। इसके अलावा पकी मिट्टी और फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। यानी कि इस समय सूत की कताई भी की जाती थी। अब देखिए फ्रेंड्स, फेयंस क्या होता है ये हम जान लेते हैं। तो देखिए, जो फेयंस है उसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है। जैसे पत्थर और शंख है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कैसे? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर। यानी कि बालू को या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद देखिए, उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, और ये जो चिकनी परत थी इसके जो रंग थे वो ज़्यादातर नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। ठीक है, इसके बाद फेयंस से क्या क्या बनाया जाता था? तो देखिए, फेयंस से मन के चूड़ियाँ और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये तो थी फेयंस की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब देखिए यहाँ पर कुछ बात की गई है कच्चे माल की।
तो देखिए कच्चा माल क्या होता है। कच्चा माल कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या जो पशुपालक होते हैं उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के जो अयस्क होते हैं वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, तो ये क्या है कि कच्चा माल है। फिर इन कच्चे माल से तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, कपास की, तो देखिए जो कपास होता है वो क्या है, कच्चा माल है, क्योंकि वो किसानों द्वारा पैदा किया जाता है। उसके बाद उस कपास की कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो कपास क्या हो गया, यहाँ पर कच्चा माल हो गया। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा के जो लोग थे उनको उनके इस्तेमाल की बहुत सारी चीज़ें वहीं मिल जाती थी, लेकिन कुछ चीज़ों का वो बाहर से आयात करते, यानी कि बाहर से मंगवाते थे उन चीज़ों को, जैसे तांबा, टिन, सोना, लोहा, चांदी, ऐसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। तो यहाँ पर कुछ धातुओं के नाम बताए गए हैं और ये बताया गया है कि वो कहाँ से उन चीज़ों को या उन धातुओं का आयात करते थे वे लोग। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तांबे की, तो तांबा वो राजस्थान और पश्चिमी देश ओमान से तांबे का आयात करते थे, यानी कि वहाँ से वो लोग तांबा मंगवाते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें टिन की, तो टिन वो ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगवाते थे, सोना कर्नाटक से। इसके अलावा जो बहुमूल्य पत्थर है वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से आयात किया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये लोग जो नगर में रहते थे हड़प्पा सभ्यता के, तो इनके लिए भोजन क्या था, यानी कि नगरों में जो रहने वाले लोग थे इनके लिए भोजन कहाँ से आता था। तो कुछ लोग ऐसे थे जो गाँव में भी रहते थे और वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। तो यही लोग थे जो नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन उपलब्ध करवाते थे। तो देखिए यहाँ पर जो पौधों के अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे पता लगता है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो गेहूँ, दाल, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है, और इसके अलावा वो ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते रहे होंगे। लेकिन देखिए जो हड़प्पा काल था उसके हल तो नहीं बचे हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता का, इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इन लोगों ने सिंचाई के लिए कुछ और तरीके अपनाए होंगे। हो सकता है ये लोग पानी इकट्ठा करते हों, यानी कि पानी का संचय करते हों, और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। इसके अलावा देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो गाय, भैंस और भेड़ बकरियां पालते थे, यानी कि उनकी जो बस्तियां होती थी उनके आसपास तालाब होते थे और चारागाह होते थे, जिससे इनके जो मवेशी हैं वो वहाँ से अपना भोजन पानी प्राप्त कर सके। ठीक है, और ये भी माना जाता है कि ये लोग बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पर गुजरात के कुछ नगरों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि गुजरात में कौन से हड़प्पा कालीन नगर प्राप्त हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला है धौलावीरा। तो देखिए जो धौलावीरा है वो कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे यह नगर बसा हुआ था। ठीक है, अब वहाँ पर क्या था, साफ पानी मिलता था, वहाँ की जो ज़मीन थी वो बहुत उपजाऊ थी। ठीक है, अब देखिए हमने ये पहले पढ़ा था कि जो हड़प्पा के नगर थे उन्हें 2 भागों में बांटा गया था, लेकिन जो धौलावीरा नगर है उसे 3 भागों में बांटा गया है। फ्रेंड्स आपको ये चीज़ याद रखनी है कि धौलावीरा का जो नगर है उसे 3 भागों में बांटा गया है। और देखिए इसके जो हर हिस्सा है, यानी कि इसके जो 3 हिस्से हैं उनके चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। ठीक है, यानी कि धौलावीरा जो नगर है वो कहाँ है, सबसे पहले गुजरात में है, गुजरात के कच्छ के इलाके में। ठीक है, और इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था और इसके चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। ठीक है, इसके अलावा ये जो नगर था इसमें खुला मैदान भी था और जहाँ पर शायद जो सार्वजनिक कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते होंगे। इसके अलावा धौलावीरा में मिले अवशेषों में
हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। ठीक है, और शायद ये जो अभिलेख थे इनको लकड़ी में जड़ा गया था। और देखिए ये एक बहुत ही अनोखा विशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख हैं वो मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक अगला जो नगर है उसकी बात करें तो वो है आपका लोथल। तो देखिए जो लोथल है वो गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती के उपनदी के किनारे बसा था। यानी कि लोथल नगर कहाँ है? गुजरात में है। और साबरमती एक नदी है और उस नदी की उपनदी के किनारे ये नगर बसा हुआ था। कौन सा? लोथल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो लोथल है यहाँ पर ये किस चीज़ का एक केंद्र था? तो ये था पत्थर, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सा नगर? लोथल। और लोथल नगर कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, इसके अलावा ये जो नगर है यहाँ पर एक भंडार गृह भी था। यानी कि लोथल नगर में एक भंडार गृह भी प्राप्त हुआ है, जहाँ से कई मोहरें, मुद्रांकन या मोहरबंदी। अब देखिए मोहरबंदी क्या है? तो देखिए मोहरबंदी है गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप। ठीक है, ये मोहरबंदी है। तो मोहरबंदी मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? लोथल से। अब देखिए यहाँ पर जो बंदरगाह था तो हो सकता है कि वहाँ समुद्र के रास्ते जो नावें आती थी वहाँ पर रुकती होंगी और यहाँ पर माल को चढ़ाया और उतारा जाता होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर एक बड़ा तालाब भी मिला है जो शायद लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में एक बंदरगाह मिला है, वो कहाँ से मिला है? तो वो मिला है लोथल से। और लोथल कहाँ है? वो है गुजरात राज्य में। अब देखिए जहाँ समुद्र के रास्ते से आने जाने वाली नावें रुकती थी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। यानी कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो वो मिला है आपका लोथल से। इसके अलावा पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से खुदाई में मिले हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। लेकिन एक चीज़ वीडियो के लास्ट से पहले कि सभ्यता का, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो देखिए लगभग 3900 वर्ष पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला कि यहाँ के जो लोग थे इन्होंने अचानक ही नगरों को छोड़ दिया। इसके अलावा लेखन, मोहर और जो बांटू का प्रयोग था वो बंद हो गया। इसके अलावा कच्चे माल का जो आयात था, यानी कि दूर दूर से जो अपना कच्चा माल मंगाते थे उसका आयात भी काफ़ी कम हो गया। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की जो सड़क है वहाँ पर कचरों के ढेर बनने लगे, यानी कि बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा होने लगा। इसके अलावा यहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी वो भी नष्ट हो गई और जो सड़क थे वहाँ पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। अब देखिए ये सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि विद्वानों का कहना है कि हो सकता है शायद नदियाँ सूख गई हो, कुछ का कहना है कि हो सकता है शायद जंगलों का विनाश हो गया हो और ईंटों को पकाने के लिए इन्हें ईंधन की ज़रूरत पड़ती होगी, इसलिए इन्होंने जंगल नष्ट कर दिए हो या जंगल नष्ट हो गए हो जिससे इन्हें ईंधन की उपलब्धि ना होती हो। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो घास वाले मैदान थे वो समाप्त हो गए होंगे जिससे जो मवेशी थे उनके खाने के लिए चारा नहीं मिल पाता होगा, या ऐसा भी माना जाता है कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई हो। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है पूरी तरीके से कि इन नगरों का या इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, क्योंकि अगर बाढ़ आई होगी या नदियाँ सूखी होंगी तो कुछ ही इलाकों में इसका असर हुआ होगा, लेकिन सारा जो सभ्यता थी वो कैसे नष्ट हो गई इसका अभी भी कुछ बिल्कुल पता नहीं लग पाया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।